हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, सोशल चेंजेस इन मीडियावल पीरियड। और जिस बुक्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा था उस बुक का नाम है न्यू लॉन्गमैन विस्टास क्लास 7। तो आइए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आप इसने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। जब चैप्टर लंबे हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि 2 से 3 पार्ट में इसका वीडियो मैं बनाता हूँ और एक-एक चीज़ को हम लोग डिटेल में आराम से पढ़ते हैं। आप जानते हैं, मैं अपने वीडियोज़ में क्वालिटी देने का प्रयास करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए ताकि बाकी भी जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बात का लाभ पहुँच पाए, उनको इस बात का फ़ायदा पहुँच पाए। दोस्तों, क्या है कि दिवाली के बाद का अगला दिन है, तो मूर्ति वगैरह लक्ष्मी जी की रखी हुई है, तो काफ़ी गाने वगैरह बज रहे हैं। अगर बैकग्राउंड में गाने वगैरह आते हैं तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि वो तो आएंगे। इसीलिए मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। इधर काफ़ी चहल पहल रहता है। आइए शुरू करते हैं। नोमैड एंड इन नोमैड एंड इटिनरेंट ग्रुप। ठीक है, ये मैंने जो है कि आपको बता दिया था। अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइब्स, कि जो ये आदिवासी जो हैं, जो ट्राइब हैं, ठीक है, इनका पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक महत्व क्या है। ये जो ट्राइब थे, क्या वो ट्राइब ही रहे, या इन्होंने उससे निकल करके कुछ, जैसे कि राजवंश भी बना है, राजा भी ये बने, ठीक है, सेना में ये शामिल हुए कि नहीं, इस प्रकार की चीज़ इसमें आपको मिलेंगी। लिखा क्या है? डिस्पाइट दिस एपिसोड्स ऑफ एसिमुलेशन इन द अर्ली medieval पीरियड, most of the tribes most of the tribes and itinerant groups were able to secure the shield in position। कह रहे हैं कि जंगलों से निकल करके और बाकी लोगों से एसिमुलेट होकर के इन लोगों का जो कल्चर था आदिवासियों का, वो कुछ नॉर्मल लोगों में चला गया, और नॉर्मल लोगों का जो कल्चर है वो इनके पास आ गया। यानी कि कल्चर का, ट्रेडिशन का, रीति रिवाज का एसिमुलेशन हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, जब कई धर्मों, कई लैंग्वेजेस के लोग जब एक साथ आते हैं तो कुछ कुछ इधर से उधर मामला चला जाता है। उनका लैंग्वेज वो सीख लेते हैं, इनका कल्चर वो सीख लेते हैं। जब चीज़ें जो सामने होती हैं तो हम उसको अपनाते हैं। तो ये हुआ। इसके बावजूद भी जो है कि इन्होंने कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश की, बट पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एज वेल। तो केवल लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रीति रिवाज के बेसिस पे ही एसिमुलेशन नहीं हुआ। पॉलिटिकली भी ये मजबूत हुए और इकोनॉमिकली भी वो मजबूत हुए। दिस वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन इन द फ्रंटियर रीजन एंड ऑल्सो बिकॉज दे कंट्रोल द की ट्रेड रूट्स इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। खैर, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो भी लार्जली लोकेशंस थे, ठीक है, बॉर्डर के जो लोकेशन होते थे, ठीक, किसी भी स्टेट के जो जंगली एरियाज होते थे, तो जंगली एरियाज के आसपास जो पहाड़ी एरियाज होते थे, उन पे लगभग इन आदिवासियों का कब्जा था। तो जो ट्रेड रूट्स थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, जिस रास्ते व्यापार होते थे, ठीक है, लगभग उन मार्गों पे ये थे। और जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज थे, जब जंगल पे इनका कब्जा था, जंगल में ये रहते थे, तो जो भी जंगल से रिलेटेड जो संसाधन होते थे, जैसे जड़ी बूटियाँ होती थी, फूल फल होते थे, लकड़ियाँ होती थी, ठीक है, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, वो इनके कब्जे में थी। None of the medieval rulers could afford to take them lightly। और मीडिएवल पीरियड का कोई भी जो रूलर था, कोई राजा, कोई शहंशाह, इनसे डायरेक्ट पंगे नहीं लिया करता था। और इनका ये इम्पोर्टेंस जानता था कि अगर ये ठीक रहेंगे, कि अगर इनको अगर मैनेज कर लिया जाएगा तो ये मुसीबतें नहीं पैदा करेंगे। क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे, ये मिलिट्री इक्विप थे, यानी इनके यहाँ का हर एक इंसान सैनिक हुआ करता था। ठीक है, अगर परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोग को तीर बंदूक चलाने, बंदूक कह रहा मैं, तीर चलाने की ट्रेनिंग मिलती थी। और ये गोरिल्ला वार लड़ा करते थे, छापामार लड़ाई लड़ा करते थे। जंगल के पेड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे छिपे रहते थे, पत्तों के बीच छिपे रहते थे, गड्ढे खान करके उनमें ये छिपे रहते थे। तो ये छापामार युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, और कहाँ से अटैक करेंगे किसी को मालूम नहीं होता था। पहाड़ी एरिया, पहाड़ी रास्तों, जंगल के रास्तों के उस्ताद थे ये।
जंगल में आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, पहाड़ों में आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस ज़माने के जो राजा हुआ करते थे, जब मिडिएवल पीरियड के लोग हुआ करते थे, वो अच्छी तरीके से भली-भाँति इन लोगों को जानते थे। इसलिए डायरेक्ट इनसे पंगे लेने की हिम्मत उनमें नहीं थी। महाराणा प्रताप के साथ-साथ जब उसने अकबर से युद्ध किया था, महाराणा प्रताप जी ने, जब अकबर के साथ युद्ध हुआ था, तो युद्ध कई सालों तक चला था। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही महाराणा प्रताप हार गए थे, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था और वामपंथी इतिहासकार और लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। कई लोग हैं, कई लोग चीज़ें मानते हैं, लेकिन उसमें जो भील जाति के लोग थे, वो भी आदिवासी के लोग थे। उन्होंने खुल करके महाराणा प्रताप का समर्थन किया था और उनके सेना में शामिल होकर के उनकी तरफ से लड़े थे। देयर वर मेनी ट्राइब्स विच इमर्ज्ड एज पॉलिटिकली पावरफुल। उनमें बहुत से ऐसे ट्राइबल्स थे, आदिवासी ग्रुप थे, जो कि पॉलिटिकली भी पावरफुल हुए और उभर करके सामने आए। द इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच ट्राइब्स वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अगर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के जो एरिया में जो एक्टिविटी हुई, उसके आधार पे अलग अलग जो ट्राइब थे वो अस्तित्व में आए, यानी कि पॉलिटिकली पावर उन्होंने गेन किया। इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वाज इन्फ्लुएंसली ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। कह रहे कि अब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि पंजाब में जो खोखर जनजाति के लोग थे, वो 13 और 14 यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में वे पावरफुल हो गए थे। लेटर बाद में द गखर्स बिकेम मोर सिग्निफिकेंट। बाद में गखर जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। दैट टू द एक्सटेंट दैट कमाल खान गखर वॉज मेड अ मनसबदार बाय मुगल एम्पर अकबर। और इतने पावरफुल थे कि अकबर ने उनको, क्या नाम था इनका, कमाल खान गखर जो थे, इनको मनसबदार का पद दे दिया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास अरगुन्स एंड बलोचीज वेयर पावरफुल ट्राइब्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब मुगल पीरियड के समय में मुल्तान और सिंध में लंघास थे, जो अरगुन्स थे और जो बलूचीज थे। आजकल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत आप देखते हैं, तो ये वही बलूच जो जाति के लोग थे, जो ट्राइब थे, ठीक है, तो वही बलूचिस्तान में रहते हैं। तो बलूच जो थे, ये जो है कि उस समय मुगल पीरियड के पावरफुल जो है कि ट्राइब्स थे। और भी बहुत ट्राइब्स थे, लेकिन आपके बुक में इतना एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन द वेस्टर्न हिमालयाज, पश्चिम हिमालय का एरिया अगर देखा जाए, तो शेफर्ड ट्राइब गद्दी, जो गद्दी नाम के जो, ये जो क्या थे, आपके गडेरिए थे, भेड़ें चढ़ाया करते थे, गडेरिए लोग थे, लेकिन थे ट्राइबल। उनका एग्जाम्पल मिल जाता है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के, ठीक है, उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में, नॉर्थ और ईस्टर्न में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो नागाज थे। नागा जो है कि आपकी ट्राइबल वैरायटी थी। अहोम थे, ठीक है, असम का पहले नाम आपका अहोम ही हुआ करता था। जो अहोम थे, वे बहुत पावरफुल थे। आपकी बुक में एक बात नहीं बताई है कि जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को जीता था, ठीक है, लेकिन जगह जगह से पराजित पराजित भी हुए थे। ये जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार हैं, उन्होंने पूरी इतिहास लिखा नहीं, पूरा इतिहास उन्होंने सही से नहीं लिखा है। ये जो होम थे, एक सेनापति थे लचित बरफुकन, उनके नेतृत्व में मुगल सेना असम की जमीन पे घुस नहीं पाई। जब तक अहोम राज्य था, जब तक अहोम सुरक्षित था और अहोम के सेनापति, उनके राजा और उनके वीर जिंदा थे, तो मुगल सेना बार बार वहाँ जाती थी अहोम पे अटैक करने के लिए। जो पूरा आज का असम का इलाका है, वो अहोम माना जाता था, ऐसा आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कई बार मुगल सेना ने ट्राई किया, वहाँ पे वो जाते थे और मार खा के वापस आ जाते थे, बुरी तरीके से हरा करके लचित बरफुकन उनको भेज देता था। इसका जिक्र आपको लगभग किसी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, ना ही ये किसी क्लास में वगैरह में पढ़ाया जाता है। हाँ, IAS PCS की आप जब तैयारी करेंगे, उसमें भले ही आपको ये पढ़ने को मिलेगा, या असम के लोग आपको इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। तो वामपंथी इतिहासकारों ने निश्चित रूप से ये देश के साथ बहुत ही अन्याय किया है, और उन्होंने बैलेंस इतिहास नहीं लिखा है। किसी एक चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी चीज़ को एकदम नीचे कर दिया है। बैलेंस इतिहास उन्होंने नहीं लिखा है। अब आपका दिया हुआ है, द कोलीज एंड द न्यूमरस अदर ट्राइब्स इनहेबिटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक कोलीज नाम के जो है कि ये आपके क्या थे, ट्राइब्स थे, वो ऊंचे पठारों में रहा करते थे। कर्नाटका में भी ये थे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात।
कोली जो जनजाति के लोग थे गुजरात के भी बहुत एरिया में रहा करते थे। द भील्स वेयर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड कम्युनिटीज अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। पश्चिम भारत में और मध्य भारत में भील थे, वो बहुत ही वाइड स्प्रेड कम्युनिटी थी ये, ठीक है, आदिवासियों की। द गोंड्स वेयर लोकेटेड अक्रॉस द प्रेजेंट डे, और गोंड भी थे। आजकल छत्तीसगढ़ का जो इलाका, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका है, वहाँ गोंड जनजाति के लोग रहा करते थे। इन्होंने भी जो है कि अंग्रेजों से बहुत बार लोहा लिया है, बहुत बार युद्ध लड़ा है। द चेरो ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड। झारखंड का जो वर्तमान एरिया है उसमें चेरो नाम की जनजाति रहा करती थी, ट्राइबल लोग रहा करते थे। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। 1591 में अकबर के जो सेनापति थे, जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने चेरोज पे अटैक किया था, उनको 1591 में हराया था। द मुंडाज एंड संथाल्स वर अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन उड़ीसा, झारखंड एंड बंगाल। उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में मुंडाज और संथाल नाम के ये आदिवासी रहा करते थे। मुंडाज और संथाल ये बहुत खूंखार आदिवासी हुआ करते थे, अपने लिए नहीं थे, अंग्रेजों के लिए थे। बिरसा मुंडा की कहानी आपने पढ़ी होगी। बिरसा मुंडा जो है कि मुंडा जनजाति से ही थे। और संथाल, मुंडा और संथाल ये दो ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों की सेना को ये गाजर मूली की तरह काट दिया करते थे, और अंग्रेज इन पर अत्याचार ज़्यादा करते थे। तो फलस्वरूप जो है कि इन आदिवासियों ने उसका रिवोल्ट भी किया और अंग्रेजों को भी मौत की घाट उतारे इन्होंने। अब इसके बाद से आपका अगला जो आपका हेडिंग है ट्राइबल लिवलीहुड, ठीक है। आदिवासी लोगों का जीवन कैसे होता था, उनका रोजमर्रा का दिनचर्या कैसा होता था, और उनके आमदनी का जरिया क्या था, उनके खाने पीने का जुगाड़ कैसे होता था, खर्चा वर्चा उनका कैसे चलता था। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर अदर्स। कह रहे कि बहुत से जो आदिवासी ग्रुप थे, वे जो अपना खर्चा पानी था, ये जो अपना जीवन यापन था, वो किससे किससे ले लेते थे, वो एग्रीकल्चर की, जो खेती किसानी का काम था, जो एग्रीकल्चर का काम था, उनसे उनका पूरा हो जाता था। जो भी उनका लिवलीहुड था, कमाने खाने का जो जरिया था। अदर्स वेयर हंटर्स गैदरर्स एंड हेडर्स। बाकी जो है कि शिकारी थे, बाकी आदिवासी क्या करते, शिकार करके और अपना भोजन इकट्ठा कर करके, ठीक है, और पशुओं को चरा वरा के अपना काम चलाते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड देयर एक्टिविटीज़ टू मेक अ फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद से उन्होंने सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया था। वे शिकार भी करते थे, वे पशुओं को पालने भी लगे, वे खेती किसानी भी करने लगे, ठीक है, वे अनाज का संग्रहण भी करने लगे, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उस एरिया में, जिस भी एरिया में आदिवासी रहा करते थे, उस एरिया में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ये भरपूर यूज़ कर पाएँ, इसलिए उन्होंने काम किया और करने लगे। वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते थे। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक, कुछ नोमैडिक थे, यानी घुमंतू टाइप के थे, अपने पशुओं को, अपने लोगों को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह निरंतर ये जाते रहते थे, घूमते रहते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते थे। सिमिलरली द नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। इस तरीके से जो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट थे, जो चरवाहे टाइप के लोग थे, वे अपने पशुओं के साथ, अपने जानवरों के साथ यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, या अपना स्थान जो है कि चेंज करते रहते थे। दे एक्सचेंज वूल, और वो कमाते कैसे थे, उनके पास बकरियां होती थी, भेड़ें होती थी, ठीक है, तो उनका वो ऊन निकाल लेते थे। घी, उनके दूध वगैरह से घी बनाते थे, दूध वगैरह थे, इनको वो सेल करते थे। और जब सेल करते थे, इसके बदले उनको क्या मिलता था, अनाज वगैरह मिल जाता था। विथ सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, और जब ये खेती किसानी करने लगे, खेती किसानी भी करते और पशुओं को पालते भी थे, तो ये ग्रेन, अनाज हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए जो मिट्टी के बनाते थे, उनका वो एक क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे, इनको बेचने लगे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बना लेते थे इन चीज़ों को, और उन्हीं सारी चीज़ों को वो एक जगह से दूसरे जगह जब वो जाते थे तो बेचा करते थे।
ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन एनिमल्स, और ये सभी चीज़ें वो लादते किस पे थे, लोड किस पे करते थे, जानवरों पे लाद देते थे, और जानवरों के ही सारे सारे वो बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह हो जाते थे। ठीक है, गाड़ी बना लेते थे, घोड़ा गाड़ी बना लेते थे, घोड़े इनके साथ रहते थे, बाकी पशु भी इनके साथ रहते थे। डोंट यू थिंक दैट दीज लिवलीहुड स्ट्रेटजीज ऑफ द ट्राइब्स वेयर सस्टेनेबल इन इन्वायरमेंट टर्म्स? कह रहे कि आप समझ सकते हैं कि उनकी ये जो एक्टिविटी थी वो सस्टेनेबल थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था इन्वायरमेंट का, यानी ये पर्यावरण फ्रेंडली काम किया करते थे, ऐसा कोई काम ही नहीं करते थे जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंचे या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। वन सच टाइप ऑफ नोमैडिक ग्रुप वाज दैट ऑफ बंजारास, और इसी टाइप का उनका एक नोमैडिक ग्रुप था जो कि घुमंतू टाइप का था, चरवाहा था, यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, ठिकाने अपने अपने रहने का इलाका या ठिकाना बदलता रहता था, वो थे बंजारे, बंजारास। दे वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स ड्यूरिंग द मीडियावल पीरियड। आपकी बुक कहती है कि मीडियावल पीरियड के ये एक ऐसे घुमंतू लोग थे जो कि बिजनेस पर्पस में भी काम आते थे। अब ये कैसे? इनका जो कारवां था उसका नाम था तंडा था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रेगुलेशन सिस्टम could become successful primarily because of the fact that he relied heavily upon the Banjaras। कहने कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट की जो स्ट्रेटेजी थी, बाजार नियंत्रण, उसकी जो पॉलिसी थी, वो इसीलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने बहुत सारा विश्वास बंजारों पर जताया था। अब वो बंजारों को किसके लिए यूज़ किया करता था? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करता था। उनके पास गाड़ियाँ होती थी, उनके पास जानवर होते थे, तो वो उन्हीं की सहायता से, उन्हीं उनके जानवरों की सहायता से ये अनाज जो है कि मार्केट में पहुंचाता था और मार्केट से और जगह भिजवाया करता था। कभी कभी जब क्या होता था कि मुगल आर्मी जब लड़ती थी, ठीक है, तो मुगल आर्मी के लिए खाना वगैरह रसद वगैरह पहुंचाने के लिए, जैसे गेहूं चावल वगैरह पहुंचाने के लिए भी इन बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जंगल वगैरह के सारे रास्ते ही जानते थे, शॉर्टकट रास्ते जानते थे। द गोंड वर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप इन द सेंट्रल इंडिया। पश्चिम भारत के गोंड जो है कि बहुत ही बड़े और महान क्या थे ये? ट्राइबल ग्रुप था, ट्राइबल की सोसाइटी थी ये। द एरिया अंडर, आगे बढ़ते हैं, द एरिया अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है, द एरिया अंडर देयर कंट्रोल वॉज बिटवीन जबलपुर एंड भोपाल। जबलपुर से लेकर के भोपाल तक का जो एरिया था वो इनके अंडर आता था। ठीक है, कहाँ का एरिया इनके अंडर आता था? जबलपुर से भोपालपुर तक का एरिया। वन ऑफ देयर इम्पोर्टेंट क्वींस रानी दुर्गावती, उनकी जो सबसे महान रानी थी वो रानी दुर्गावती थी। इज स्टिल सेलिब्रेटेड इन गोंड रिलीजन्स ऑफ हर करेज एंड वेलोर। उनके वीरता और उनके साहस की कहानियां जो कि अभी भी बच्चों को या लोगों को सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गावती रूल्ड रीजन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के आसपास का जो एरिया समय था वो रानी दुर्गावती के शासन का था। ऑन द बिहाफ ऑफ अवर 5 year old सन, अपने 5 साल के बेटे के नाम पे उन्होंने शासन किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर हस्बैंड, जब उनकी पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे को राजा बनाया, लेकिन शासन की बागडोर इन्हीं के हाथ में रही। शी रिफ्यूज टू बो बिफोर अकबर एंड फॉर द ह्यूज मुगल फोर्सेस। उन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया, अपना राज्य अकबर को देने से मना कर दिया, और मुगल सेना के खिलाफ वो लड़ी। शी वॉज wounded इन द बैटल एंड preferred टू stab herself to death। लड़ाई के दौरान वो घायल हो गई और उन्होंने अपना ही छुरी या छुरा अपने अपने अंदर भोंक लिया, अपने छुरे से अपनी जान ले ली। वो उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन दुश्मनों के हाथों पकड़े जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। बाय द मुगल मारे, वो नहीं चाहती थी कि मुगल आर्मी के पास वो पकड़ी जाएं, ठीक है, और उनका छिन्न भिन्न किया जाए। ऐसी महिलाओं को सलाम है, भारत में ऐसी महिलाएं पैदा होनी चाहिए। द गोंडवाना रीजन लेटर केम अंडर कंट्रोल ऑफ मराठास। और जो गोंडवाना का इलाका था जो किसी समय रानी दुर्गावती वहाँ राज किया करती थी, वो जो है कि 1789 1789, ठीक है, से लेकर के मराठा मराठा के कंट्रोल में वो आ गया 1789 एंड फाइनली इन 1817।
तो 1789 में वो कहाँ आया, मराठों के कंट्रोल में आ गया, और 1817 में वो पूरा इलाका ब्रिटिश कमांड, ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में ये आ गया। ठीक है। अब अहोम के बारे में जो है यहाँ पे दिया हुआ केस स्टडी के रूप में, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। 1228 से लेकर के 1826 तक ये रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ जानकारियां दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, रिलीजियस चेंजेस इन द मीडियल पीरियड, ये आपका समाप्त होता है। तो आप ऐसे प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे, सुपर थैंक्स भेजते रहिए। ज्वाइन बटन आप ज़रूर ले लीजिए, ज्वाइन बटन आप ले लेते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूँगा, और आपकी पसंद के 2 वीडियोस हर महीने आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू में प्रोवाइड कर दिया करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।